Today we are going to discuss a very important concept of Indian polity, that means amendability of the fundamental rights. मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं. इट इज़ ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे आया, अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैसे है कैसे नहीं है, इसको आज हमको अच्छे से समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 13 of the constitution directly states that any law, okay, here the word law is important, any law which is made by state legislature or the parliament will be null and void if it is inconsistent to any fundamental right. Okay, that means अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, एनी लॉ फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट, पास बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल एंड इफ इट इज इनकंसिस्टेंट टू एनी फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. यानी कि वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, वो खत्म माना जाएगा अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो या उससे इनकंसिस्टेंट हो. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट कोई बात बोल रहा है ना, और आपने ऐसा लॉ बना दिया जो उससे हटकर बात बोल रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, if there is a fundamental right of life and liberty, there is a fundamental right in article 21 of life and liberty, हमें जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार है, and parliament make such law which hamper the fundamental right of life and liberty. और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो लाइफ एंड लिबर्टी को नुकसान पहुंचाए, then it will be declared unconstitutional and null and void by the judiciary. It is given in Article 13 that any such law which is inconsistent of any fundamental right will be declared unconstitutional or null and void. It is here where we can find the scope of judicial review. The term judicial review cannot be defined in anywhere in the Constitution, but there are so many articles in which we have find the elements of judicial review. आर्टिकल 13 इज वन ऑफ देम. ओके, आर्टिकल 13 उनमें से एक है जिससे हमें जुडिशियल रिव्यू का बारे में पता पड़ता है कि कौन इसको नल एंड वॉइड ठहराएगा, वो कौन ठहराएगा, जुडिशरी. ओके, बट नाउ अब जो प्रॉब्लम हमारे सामने आनी शुरू हुई उसको बहुत ध्यान से समझना. ये एक टिपिकल टॉपिक रहता है कि कैसे अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ और फिर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कैसे आया. 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसने राइट टू प्रॉपर्टी को कुछ लिमिटेड किया. रीजन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लक्ष्य, एक टारगेट था कि वो जो जमींदारी है उसको एबॉलिश करेगा, जिससे कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको जो है लैंड मिल सके. तो अगर लोगों के पास में अनलिमिटेड जमीन रखने का राइट हो जाएगा तो फिर लैंडलेस लोगों को कहां से लैंड देंगे. इसलिए गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म नहीं किया, जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी को कुछ लिमिट किया और एक 9th शेड्यूल बनाई गई. उस 9th शेड्यूल में इस तरह के लॉज को डालना शुरू कर दिया और वो 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दी गई. देयर वाज नो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल. लिसन केयरफुली, राइट नाउ अभी there is a scope of judicial review of 9th schedule, but at the initial time there was no scope of judicial review of 9th schedule. 9th schedule का judicial review नहीं हो सकता था. This first constitution amendment was challenged in the Supreme Court and in the Shankari Prasad case. Case should also be noted. Okay, in the Shankari Prasad case Supreme Court held, और चैलेंज कैसे किया गया था? चैलेंज किया गया था आर्टिकल 13 के बेस पर कि द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट. ओके, आर्टिकल 13 सेज any law made by the parliament should not be inconsistent of any fundamental right, and if you are limiting the fundamental right of the right to property, then it is the violation of article 13. That is why it should be declared unconstitutional or null and void. जो पिटिशनर थे उनका क्या कहना था कि जो आप राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड कर रहे हो, ये आर्टिकल 13 की फीलिंग के अगेंस्ट में. आर्टिकल 13 बोलता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो हमारी किसी फंडामेंटल राइट को लिमिट करता हो, बट यू आर डूइंग सो.
दैट इज वाई जुडिशरी को इसको क्या कर देना चाहिए, नल एंड वॉइड ठहरा देना चाहिए. बट इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड that the word law means ordinary law, not the constitution amendment law. The word given in article 13, the word law which is given in article 13 means only ordinary law, not the constitution amendment law. That means in the Shankari Prasad case, Supreme Court of India established that the fundamental rights can be changed or can be amended using the method of the constitution amendment, but not by the simple laws. Because the term law means, in article 13, the term law means ordinary law according to Supreme Court, not by the constitution amendment law. Getting my point? Over the period of time, time के साथ साथ 9th schedule में कुछ और भी cases गए, कुछ और भी कानून गए, and these such laws were challenged in the judiciary, and a famous judgment of Golaknath versus State of Punjab came in 1967. 1967 में गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब का एक फेमस जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स प्रीवियस डिसीजन ऑफ शंकरी प्रसाद. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले केस का अपना प्रीवियस डिसीजन बदल दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर इम्यूटेबल. फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्यूटेबल. दैट मीन्स कि उनको आप कम नहीं कर सकते, इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ऑर्डिनरी लॉ से तो कर ही नहीं सकते, इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी उसको नहीं कर सकते. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदल दिया. इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है ना भाई? इनिशियल बात क्या हुई, आर्टिकल 13 से शुरू करना. देखो, आर्टिकल 13 बोलता है ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो वो नहीं होगा. अगर होगा, उससे इनकंसिस्टेंट होगा, तो नल एंड वॉइड बता दिया जाएगा. जब राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड करने वाले कुछ कानून आए, कुछ लॉज बने, तो उन लॉज को इस बेसिस पर चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 13 के अगेंस्ट में, क्योंकि ये किसको कम कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को, विच इज अ फंडामेंटल राइट. ओके, और जब ये चैलेंज किया गया तो शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यह आर्टिकल 13, द लॉ, वर्ड लॉ in article 13 means the ordinary laws, not the constitution amendment laws. That means article 13 cannot restrict the government to amend the constitution in such a way to change any fundamental right. But in the Golaknath case, Supreme Court reversed its previous decision. Golaknath case में Supreme Court ने अपना previous decision बदल दिया and established that the term law means both ordinary as well as the constitution amendments. अभी गवर्नमेंट को हो गया परेशानी, क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी आपको फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते. अब गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना. In 1971, 24th Constitution Amendment was done, in which amendment in Article 13 and amendment in Article 368 was done. Article 13 and Article 368 में amendment किया गया. Article 13 में जो amendment किया गया, in Article 13 it is clearly stated law means ordinary laws. गवर्नमेंट ने कहा कि इसका जुडिशियल रिव्यू का स्कोप ही खत्म करते हैं. पार्लियामेंट कैन अमेंड द आर्टिकल 13 और नॉट. पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी आर्टिकल. सो पार्लियामेंट अमेंड द आर्टिकल 13 एंड मेक अ क्लियर सेंस ऑफ वर्ड लॉ, दैट इज द ऑर्डिनरी लॉ, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ. मतलब पार्लियामेंट ने स्पष्ट कर दिया, बता दिया कि यहां जो लॉ वर्ड लिखा है उसका मतलब है ordinary laws, not the constitution amendment laws. It means constitution amendment laws can be enacted to limit any fundamental right. Okay, and in article 368
the parliament added that any part of the constitution can be amended using the article 368 even if it is fundamental right. यानी कि बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट ने कर दिया कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है जिस पर कंफ्यूजन हो रहा था, नाउ वी आर, हम करते हैं कंफ्यूजन दूर। आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा हुआ है उसका मतलब है ऑर्डिनरी लॉ, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ, बिकॉज द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और आर्टिकल 368 को भी क्लियर कर देते हैं कि आर्टिकल 368 मींस इट इज article which can be used to amend the constitution and any part including the fundamental rights can be amended using article 368. It is the effect of 24th amendment 1971 and it is also challenged in the Supreme Court, and on 24th of April 1973 a historical judgment of Keshwanand Bharti case has been come. ओके, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कि इससे तो फिर किसी भी फंडामेंटल राइट को खत्म कर देंगे, क्योंकि आर्टिकल 13 की लॉ को मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑर्डिनरी लॉ से नहीं कर सकते लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कर सकते, और 368 में क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑल्सो इन द पेरिफेरी ऑफ आर्टिकल 368. सो उस समय की सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 13 जजेस की, उस समय 15 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट में, और 13 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. लिसन केयरफुली, सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच ने उस समय क्या फैसला दिया, ये जो 24th अमेंडमेंट है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेथड. दैट मीन्स कि 13 आर्टिकल 13 में लिखा गया टर्म लॉ मीन्स ऑर्डिनरी लॉ, एंड इन आर्टिकल 368 द गवर्नमेंट इंसर्टेड, द पार्लियामेंट इंसर्टेड that article 368 can be used to amend the fundamental rights. It is also constitutional. That means fundamental rights are amendable provided basic structure of the constitution should not be hampered. Okay, what Supreme Court has said, fundamental rights are amendable as government wants, as parliament wants. इसीलिए तो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया था. दैट मीन्स 24th अमेंडमेंट इज राइट, नो प्रॉब्लम इन 24th अमेंडमेंट. यूजिंग आर्टिकल 13 द टर्म लॉ हैज बीन डिफाइंड. ओके, यूजिंग आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी डन in any part of the constitution including the fundamental rights provided the basic structure of the constitution should not be hampered. मतलब संविधान के मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ ना हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर इज द बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर टर्म कहां लिखी हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अनरिटन, but it is the feeling of our constitution makers, it is the feeling of our freedom fight, freedom struggle, and it cannot be defined in words, sentences or pages. It can be analyzed in the judgment of the Supreme Court case by case. केस लेकर आओ, अमेंडमेंट करना है कर दो, वो आपका राइट है. केस लेकर आओ. अगर हमें किसी ने चैलेंज करके कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है और हमें लगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, देन वी विल डिक्लेयर द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट का तरीका चेंज करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके. सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया. किस आधार पर ठहरा दिया, किस बेस पर ठहरा दिया? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज नो सेट डेफिनेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बट देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर लाइक सिंगल सिटीजनशिप. नागरिकता एक ही मिलेगी, स्टेट नहीं दे सकते. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर और स्टेट अलग अलग, पावर का डिवीजन, यूनिफॉर्म एंड अडल्ट सफ्रेज, वोट देने का अधिकार यूनिफॉर्मली मिलेगा, हां अडल्ट के लिए मिलेगा. द एज ऑफ अडल्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. Previously it was 21, now it is 18. Okay, but the concept of adult suffrage should not be hampered. मतलब ऐसा कोई कानून हो तो ना देना कि केवल प्रॉपर्टी वाले ही वोट दे सकते हैं, केवल पुरुष ही वोट दे सकते हैं, महिलाएं नहीं दे सकते, ऐसा मत बना देना. In this way, the basic structure doctrine has been established. Briefly, Article 13, term law, there is a dispute whether they are saying about ordinary laws or constitution amendment laws. First dispute arises after first amendment, and in the case of Shankari Prasad 1951, Supreme Court held that term law means ordinary laws, not the constitution laws. That means there is a green signal for the parliament or government to amend the fundamental rights or limit the fundamental rights by constitution amendment. Point is clear? But in 1967, in the case of Golaknath, Supreme Court changed its previous decision and said fundamental rights are immutable. They cannot be amended even by a constitution amendment law. नहीं कर सकते constitution amendment से भी, ordinary law से तो कर ही नहीं सकते, constitution amendment से भी नहीं कर सकते. To nullify the judgment of Golaknath, 24th amendment 1971 was held and two amendments were done main. Article 13, the term law is cleared by the government. This term law is clarified by the government. Law means the ordinary laws, not the constitution amendment laws. In Article 368, it is also written. Then everyone knows Article 368 is about the constitution amendment. Article 368 is the article by which the parliament can amend the constitution. And in the Article 368, it has been written by 24th Amendment 1971 that every part of the constitution can be amended by using Article 368. This was again challenged in the Supreme Court. In Keshwanand Bharti case, 24th of April 1973, Supreme Court gave the basic structure doctrine. What Supreme Court said? Article 24th Amendment is valid, no problem in it. Means Parliament can amend the fundamental rights using the Constitution Amendment procedure. But it should not be hampered the basic structure of the Constitution. It is the judicial innovation. What is the basic structure? Judicial innovation. There is no set definition of basic structure. But Supreme Court will elaborate basic structure case by case. There are some examples: single citizenship, written constitution, federal structure, adult and uniform suffrage. It is the unended independency of judiciary. जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था, उसके पीछे रीजन क्या था? इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.